Today आज हम लोग अकबर की दक्षिण नीति अ, के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकबर की जो दक्षिणी नीति थी उसका उद्देश्य क्या था और इसके पीछे कारण क्या था। इन सभी परिस्थितियों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस्ड about southern policy of Akbar। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था, अकबर की सोच राष्ट्रीय थी। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि साम्राज्य में सभी कम्युनिटी के लोगों का एक साथ में आना, एक साथ में रहना बहुत आवश्यक है। वह साम्राज्य को अस्थायित्व स्टैब्लिश करना चाहता था और उसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि जो भी राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वे उसकी अधीनता को स्वीकार करें, उसकी सुप्रीमेसी को स्वीकार करें और वार्षिक खिराज प्रदान करें। इसी उद्देश्य से बदले में वह उनकी आंतरिक प्रशासन में पूरी तरह से छूट देना चाहता था। उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। इन सब उद्देश्यों को लेकर के उसने अपनी नीति का निर्धारण किया और हमने देखा कि किस तरह से उसने चाहे राजपूताना हो, राजपूतों को मेवाड़ को छोड़ करके उनको संगठित करने में, उनको मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में, कराने में सफलता प्राप्त की थी। तो उसके लिए ये था कि वह संपूर्ण भारत को एक संगठित राष्ट्र का रूप देना चाहता था और इसी राष्ट्रीय एकता की भावना के कारण दक्षिण भारत में भी वह अपने मुगल साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था, उनको जो है संगठित करना चाहता था। वह उन्हें अपनी अधीनता में लाना चाहता था और उस समय हमें देखते हैं कि दक्षिण भारत की परिस्थितियां भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। कारण ये था कि द बैटल ऑफ तालिकोटा who fought between बीजानगर एंड मुस्लिम स्टेट्स, जो मुस्लिम जो राज्य थे और जो बीजापुर था, उसके बीच लड़ा गया था। जो विजयनगर साम्राज्य था और जो मुस्लिम राज्य थे, 1565 में जो लड़ा गया था तालिकोटा का युद्ध, जिसमें संयुक्त रूप से मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। हमें देखते हैं कि लेकिन विजयनगर के पतन के बाद भी दक्षिण भारत में ये एकजुट नहीं हो सके, रह सके, एकीकृत नहीं रह सके और जो है आपस में द्वेष और ईर्ष्या के शिकार हो गए। और मूल रूप से जो है इस समय जो राज्य थे वो देखते हैं हम कि बीजापुर था, गोलकुंडा था, अहमदनगर था, खानदेश था और बरार था और बीदर था। ठीक है, तो अहमदनगर में बरार शामिल हो गया, बीजापुर में बीदर शामिल हो गया था और मूल रूप से आपका अहमदनगर, गोलकुंडा, खानदेश और बीजापुर ये स्टेट थे और इनके बीच आपसी एकता नहीं थी, लैक ऑफ यूनिटी का अभाव था। और जो पोर्तुगीज थे उस समय ये अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत आ चुका था।
पोर्तुगीज कंपनियों का भी आगमन हो गया था और ये भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में अपना प्रभाव पोर्तुगीज बढ़ा रहे थे। तो यह अकबर के लिए यह स्वीकार्य नहीं था और अकबर चाहता था कि दक्षिण भारत में जो है पुर्तगाल पुर्तगीज अपना प्रभाव न बढ़ा सके। दक्षिण भारत में जो अभाव है एकता का, वो उसको एकीकृत किया जा सके और ऐसा कैसे संभव है उत्तर भारत, पूर्वी भारत पर और मध्य भारत पर उसका नियंत्रण हो, उसकी अधीनता में राज्य रहे और दक्षिण भारत के राज्य स्वतंत्र रहे और आपस में लड़ते रहे। और पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। आर्थिक दृष्टि से दक्षिण भारत काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी रिच स्टेट था। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अकबर ने दक्षिण भारत के राज्यों को भी मुगलों की अधीनता में लाने का निश्चय किया, उनसे वार्षिक खिराज लेने का निश्चय किया और इसके लिए सबसे पहले उसने जो है एक अपना दूत जो है कह सकते हैं कि 1591 में सबसे पहले उसने अपना एक दूत मंडल खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के पास भेजा था। लेकिन दुर्भाग्य से खानदेश को छोड़ करके किसी भी अन्य राज्य के राजाओं ने, जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने अकबर की इस अधीनता की मानने से इनकार कर दिया। और विजयनगर, अहमदनगर की तो बात ही कुछ और थी। अहमदनगर ने तो न तो शिष्टाचार मुलाकात की और न ही अकबर की अधीनता की शर्त को स्वीकार किया। इससे अकबर काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने जो है दक्षिण भारत के इन राज्यों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय किया। क्लियर बेटा? हेलो, क्लियर हुआ ना ये? ओके। जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि अकबर एक राष्ट्रीय नीति में, राष्ट्रीय सोच में विश्वास रखता था। दक्षिण भारत में उस समय अस्थिरता थी। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य मुस्लिम राज्यों से पराजित हो गया था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद ये राज्य विभक्त हो गए और अपने में यूनाइट नहीं रह सके। अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, बीदर बीजापुर में शामिल कर लिया गया, बरार अहमदनगर में शामिल कर लिया गया। लैक ऑफ यूनिटी थी, आर्थिक रूप से समृद्ध थे, लेकिन पुर्तगालियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। इनके मध्य आपसी द्वेष और ईर्ष्या थी और अकबर इस नीति में विश्वास नहीं करता था कि एक तरफ मुगल अधीनता में राज्य रहें और दूसरी तरफ स्वतंत्र रहें। बात हम कर रहे हैं राजपूतों की, उत्तर भारत की, मध्य भारत की, पूर्वी भारत की। इन पर अकबर का नियंत्रण स्थापित हो गया था, अर्थात अधीनता में मुगल के ये राज्य थे, वार्षिक खिराज दे रहे थे। मेवाड़ को छोड़कर राजपूताना पूरा अकबर की अधीनता में था। तो अकबर का ये मानना था कि एक संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि साम्राज्य के सभी राज्य आंतरिक रूप से भले ही स्वतंत्र रहे, लेकिन उनकी बाह्य नीतियाँ और उनकी जो खिराज है, जो कर है, वे भुगतान नियमित रूप से करते रहें और वो मुगल सुप्रीमेसी को स्वीकार करें। इसी परिदृश्य में राजनीतिक अस्थिरता, पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव, आर्थिक समृद्धि और लैक ऑफ यूनिटी, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अकबर ने सबसे पहले अपना दूत जो है, अपना एम्बेसडर्स जो है 1591 में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा
और खानदेश राज्य में भेजे, और जिसमें मात्र खानदेश ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया और उसे खिराज देने का भी आश्वासन दिया, उसे उपहार भी भेंट किया। और बीजापुर गोलकुंडा ने शिष्टाचार भेंट की, उन्हें उपहार भी दिया, लेकिन अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और अहमदनगर राज्य तो न तो शिष्टाचार मुलाकात किया, न तो उपहार दिया, और न ही अधीनता को स्वीकार किया। इन सब परिस्थितियों में अकबर काफी नाराज हुआ और उसने जो है दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय किया। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले जो अकबर ने कार्रवाई किया वह था अहमदनगर राज्य। अहमदनगर की बात अभी हमने जिक्र किया, न तो उसने दूतमंडल से मुलाकात की, न ही उपहार भेंट किया, और न ही मुगल अधीनता को स्वीकार किया। इससे नाराज था अकबर, और उसने अहमदनगर पर कार्रवाई करने का निश्चय किया। हम ये देखते हैं कि जो है जिस समय कार्रवाई करने की बात हो रही है 1591 के बाद, तो उस समय जो है बुरहानुल मुल्क जो अहमदनगर का राजा था, उसकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद जो है हमें देखते हैं कि उसका पुत्र इब्राहिम जो है शासक बना था, लेकिन कुछ समय के पश्चात बीजापुर के विरुद्ध संघर्ष में उसकी भी डेथ हो गई थी। यानी संघर्षों का दौर जारी था। और इसके बाद हम देखते हैं कि अहमदनगर राज्य में अव्यवस्था काफ़ी फैल गई थी, और जो नियंत्रण था शासन पर, वह एक तरीके से अमीरों के हाथ में आ गया था। अमीरों के भी कई गुट बन गए थे, विशेषकर हम 2 गुट का ज़िक्र करेंगे। एक गुट चाँद बीबी का था, और दूसरा गुट बुरहानुल और दूसरा गुट जो है हम बात करेंगे आपके जो है बुरहानुल मुल्क के जस्ट पुत्र जो है अली को सत्तारूढ़ करना चाहता था। अ, जबकि चांद बीबी का गुट जो था वह बहादुर शाह निज़ाम शाह को अहमदनगर का शासक बनाना चाहता था। और बुरहानुल मुल्क तीसरा दल जो था, वह बुरहानुल मुल्क के पुत्र जो थे अली को सत्तारूढ़ करना चाहता था। तो लेकिन चांद बीबी काफ़ी कूटनीतिज्ञ थी, योग्य थी, और उन्होंने मुगल सेना के आक्रमण के दौरान जब अकबर ने आदेश किया कि शाहज़ादा मुराद को और अब्दुल रहीम खाना को मुगल सेना के साथ अहमदनगर पर अटैक करने के लिए, तो जब इन्होंने अटैक किया तो चांद बीबी ने कूटनीति का परिचय देते हुए सभी गुटों को, अमीर गुटों को एकजुट करके, यहाँ तक कि गोलकुंडा और बीजापुर का भी सहयोग प्राप्त करके मुगल सेना के साथ मुकाबला किया, बहुत वीरतापूर्वक मुकाबला किया। लेकिन लंबे समय तक युद्ध जारी नहीं रखा जा सकता है, यह बात चांद बीबी भी समझ रही थी, अकबर भी समझ रहे थे। परिणाम स्वरूप दोनों के ही बीच एक 1596 में 1596 में एक एग्रीमेंट हुआ, एक ट्रीटी हुआ, एक समझौता हुआ, एक संधि हुआ। इस संधि के द्वारा जो है अहमदनगर ने बरार का जो इलाका था, जो नियंत्रण में था, उसको मुगलों को देने का निश्चय किया। मुगल की अधीनता स्वीकार की, और साथ ही साथ निर्धारित वार्षिक खिराज भी देने का निश्चय किया। बदले में अकबर ने चांद बीबी के द्वारा जो बादशाह जिसको बनाए जाने की बात कही जा रही थी, बहादुर शाह निज़ाम शाह को अकबर ने अहमदनगर की शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया, अर्थात अहमदनगर का शासक स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से 1596 की जो संधि हुई, इसके द्वारा अहमदनगर राज्य मुगल की अधीनता में आ गए, बरार का क्षेत्र मुगल साम्राज्य को प्रदान कर दिया गया। और
वार्षिक खिराज भी देने की बात हुई। बदले में अकबर ने वहाँ के शासक चांद बीबी के समर्थक चांद बीबी के प्रस्ताव अनुसार बहादुर शाह निजाम शाह को अहमदनगर शासक स्वीकार किया गया। लेकिन अहमदनगर के बहुत से अमीर चांद बीबी के द्वारा की गई 1596 की इस संधि से असंतुष्ट थे, नाराज थे और वे हर हाल में बरार को, जो मुगलों को प्रदान कर दिया गया था बरार का क्षेत्र, उसे प्राप्त करना चाहते थे, उसे अहमदनगर के नियंत्रण में पुनः लाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है संगठित होकर के युद्ध किया और लगातार जो है अपने आप को, संधि को तोड़ने का निश्चय किया और उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। जब अहमदनगर के द्वारा इस तरह की घोषणा की गई, संधि को मानने से इनकार कर दिया गया, चांद बीबी की हत्या कर दी गई और ऐसी परिस्थिति में अकबर ने खुद कमान संभाली और 1599 में 1599 में उसने जो है अहमदनगर के दुर्ग की घेरेबंदी की। वह अमीरों में, जैसा हमने अभी बताया, मतभेद था, चांद बीबी की हत्या कर दी गई थी। इसलिए मुगल सैनिकों ने जो है अहमदनगर के दुर्ग पर 1600 ईस्वी में अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जो है और अधिकार करने के बाद जो बहादुर शाह निजाम शाह था, उसको बंदी बना करके ग्वालियर दुर्ग में भेज दिया गया। लेकिन अहमदनगर के पतन के बाद जो है पुनः अमीरों ने जो है मलिक अंबर के सहयोग से सत्ता प्राप्त की और अली को जो बुरहानुल मौल्क का जो पौत्र था, जो है ज्येष्ठ पुत्र था, अली को अहमदनगर का शासक बना करके मलिक अंबर के नेतृत्व में जो है अहमदनगर के शेष भाग, अहमदनगर के जो है मलिक अंबर को जो है सेनापति बना करके मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा गया। तो मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय जो है को पुनः अहमदनगर के शेष हिस्से का शासक सुल्तान घोषित किया गया और मलिक अंबर के नेतृत्व में पुनः अहमदनगर अपनी शक्ति को प्राप्त करने में सफल हुआ और अकबर जो है इस तरह से बरार और कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में अपने शासनकाल में मिला पाने में सफल नहीं हो सका। तो इस तरह से अहमदनगर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं स्थापित कर सका अकबर। क्लियर हुआ बेटा ये? ओके। अब बात करते हैं हम खानदेश की। खानदेश, जैसा हमने पहले ही बताया था शुरू में कि 1591 में जब उसने अपना दूत भेजा था, तो सबसे पहले खानदेश ने ही अपनी मुगल की अधीनता को स्वीकार किया था। अबुल फजल का भाई और शेख मुबारक का पुत्र फैजी दूत बन करके गया हुआ था और उस समय खानदेश का जो राजा था, वो जो है अली खान ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। वार्षिक खिराज भी देने की बात कही थी। लेकिन जब अकबर दक्षिण भारत में अहमदनगर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, तो उस समय हमें देखते हैं कि अकबर की तरफ से युद्ध करते समय अली खां की डेथ हो गई थी, जिसके कारण जो है हमें देखते हैं कि अली खां की मृत्यु होने के बाद जो खानदेश का शासक था, जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था, उसकी डेथ होने के बाद उसका जो पुत्र था मीरन बहादुर, उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से, वार्षिक खिराज देने से इनकार करके स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। इसके बाद अकबर जो है 1599 ईस्वी में जब वो अहमदनगर के किले पर घेरबंदी कर रहा था, उसी समय अकबर स्वयं जो है बुरहानपुर, जो खानदेश की राजधानी थी, वहां पर पहुंचा
इसके बाद मीरन बहादुर जो वहाँ का शासक था खानदेश का, उसने अपने आप को असीरगढ़ के किले में, असीरगढ़ फोर्ट में अपने आप को सुरक्षित कर लिया। असीरगढ़ का फोर्ट पहाड़ी इलाके पर स्थित था, इसलिए और शस्त्र सामग्री भी भरपूर थी, इसलिए युद्ध जो है लंबे समय तक चला। और मुगल जो है अकबर अपने इस अभियान में अपने आप को सफल होता न देख उसने कूटनीति का सहारा लिया। एक तरीके से वहाँ के जो कर्मचारी थे फोर्ट के, उनको लालच देकर, उनको प्रलोभन देकर के जो है इसका लाभ उठाने की कोशिश की। और असीरगढ़ के दुर्ग का जो किले का जो अंदर का वातावरण था, वह जो है इतना अधिक दूषित हो गया था, जैसा अबुल फजल और फरिश्ता लिखते हैं कि कि असीरगढ़ के दुर्ग के भीतर का जो वातावरण था वो काफी दूषित हो गया था और हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन इसके बाद अकबर ने युद्ध में पूर्ण सफलता न प्राप्त होता देख, जैसा मैंने बताया, कूटनीति का सहारा लेते हुए इस तरीके से प्रलोभन देकर वहां के कर्मचारियों को अपने पक्ष में कर लिया। और जो है एक तरीके से वहाँ के अधिकारियों ने अपने बादशाह मीरन बहादुर के खिलाफ जो है विश्वासघात किया और उन्होंने असीरगढ़ की चाबी जो है अकबर को भेंट कर दी। और इस प्रकार से 1601 ईस्वी में 1601 में असीरगढ़ की दुर्ग पर जो है अकबर का अधिकार हो गया। मीरन बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद उसको बंदी बना करके ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया गया। तो इस तरह से अकबर ने खानदेश पर अधिकार प्राप्त कर लिया, अहमदनगर के कुछ हिस्सों पर अधिकार प्राप्त कर लिया, बरार पर अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन गोलकुंडा और बीजापुर पर समय अभाव के कारण, चूंकि 1605 में उसकी डेथ हो गई, वह कार्रवाई नहीं कर सका। लेकिन इन 3 क्षेत्रों को मिला करके उसने शाहजादा दानियाल को तीनों प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया। बादशाह इसके बाद जो है आगरा वापस लौट गया और दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण की और यहाँ तक कि दक्षिण विजय की स्मृति में उसने फतेहपुर सिकरी का निर्माण भी कराया। मुगलों के लिए खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्से पर विजय प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, जिसमें दक्षिण में मुगलों के प्रवेश का मार्ग एक तरीके से प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसा कि आरपी त्रिपाठी राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में ये बात का जिक्र करते हैं कि दक्षिण भारत की इन राज्यों की विजय से मुगलों ने कि जो है मुगलों के जो पैर थे, यानी मुगलों का जो प्रभाव था, वह दक्षिण राज्यों पर एक तरीके से सैनिक शक्ति के और कूटनीति के प्रभाव स्वरूप जो है उस क्षेत्र में अपने प्रयोग का जो मार्ग था वह प्रशस्त हो गया। और आगे चल करके अकबर के उत्तराधिकारियों ने इस पथ पर चलते हुए दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने में सफलता पाई। हमें आगे चल करके देखेंगे कि जहांगीर में के राज्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शाहजहां ने जरूर अहमदनगर का पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिलाने में सफलता प्राप्त की। शाहजहां ने अहमद गोलकुंडा और औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाने में सफलता प्राप्त की। तो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया यह दक्षिण भारत का अभियान जाकर के औरंगजेब के काल में पूर्ण हुआ, लेकिन औरंगजेब को इसकी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, जैसा कि हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो इस तरह से अकबर की राष्ट्रीय सोच के परिणाम स्वरूप और उत्तर और दक्षिण के राज्यों को मुगल साम्राज्य की अधीनता में लाने, उन्हें अपनी अधीनता को स्वीकार करने, वार्षिक हिरास देने, पुर्तगालियों के दक्षिण में बढ़ते प्रभाव को कम करने की नीति के परिणाम स्वरूप जो है आपका ये कह सकते हैं कि
अकबर ने दक्षिणी नीति का संचालन किया और इसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी रहा। और जैसा कि हमने अभी आपसे जिक्र किया कि आर.पी. त्रिपाठी का ये मानना है कि जो है आर.पी. त्रिपाठी का ये मानना है कि अकबर के काल में दक्षिण विजय की इस उल्लेखनीय ख्वाहिश आ रही है। अब आ रही है बेटा? हेलो, अब आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, ओके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर जो है गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर सका क्योंकि समय का अभाव रहा, लेकिन उसने खानदेश अहमदनगर के खिलाफ अवश्य कार्रवाई की और उसमें काफी हद तक सफल रहा। लेकिन इसका बड़ा एडवांटेज रहा कि अकबर की डेथ होने के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने दक्षिण विजय का मार्ग एक तरीके से प्रशस्त कर दिया। ठीक है बेटा? क्लियर हुआ?